Which among these were the first nominated members of the Legislative Council provision by Indian Council Act of 1861? Maharaja of Patiala, Raja of Benares, Sir Dinka Rao. And option are only 1, only 2 and 3, only 1 and 2, 1, 2 and 3. Yeah, its right answer will be 1, 2, 3. Next question, which one of the following act of British Indian strengthen the Viceroy authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for the corporate functioning? देखिए क्वेश्चन जो यूपीएससी 2002 में पूछा गया था एंड ऑप्शन आर इंडियन एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है कि नेक्स्ट पॉलिटी के सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें जो एक अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन इससे अच्छे से हो सकता है, जैसे कि सीएपीएफ हुआ और स्टेट पीसीएस हुआ। जैसे कि बीपीएससी में अगर देखिएगा, बीपीएससी में तो 10 से 12 सवाल जो है कि इससे रहता ही है। तो हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है इसमें कि हम लोग पहले देखे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ था और उसके लास्ट में हम लोग एक एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी टेक आउट किए थे। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो उस समय ब्रिटिशर को, क्राउन को ये महसूस हुआ कि जो 1857 में 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था इंडिया में, तो फिर से गवर्नमेंट को अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए इसमें इंडियन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंडियन के सपोर्ट का हम लोग जो है कि अब वहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह जो है कि क्विक इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 2 से 3 काउंसिल एक्ट पास किया 1861 और 1892 1909। तो ये सब हम लोग वन बाय वन एक सीक्वेंस में देखेंगे और इसमें क्या सब चेंजिंग हुआ था, क्यों ये उस समय इतना ज़्यादा लाया गया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक पीपीटी के रूप में देखते हैं। तो इसको देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। और आपको इस पर कोई भी कंटेंट अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर है 9473123824। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका पीपीटी में देखते हैं क्या सब है इसमें। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का लेक्चर सेकेंड है जिसमें कि है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो इसको जो फोकस करेंगे इसको कुछ सेगमेंट में बांट देते हैं, जैसे कि 3 से 4 सेगमेंट में बांटेंगे। पहला सेगमेंट हुआ इसका बैकग्राउंड कि आखिर इसको लाया क्यों गया था। सेकेंड देखेंगे कि उस समय जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें क्या चेंजिंग किया गया था। और नेक्स्ट देखेंगे लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेचर पे देखेंगे क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसको हम लोग वन बाय वन सीक्वेंस में देखते हैं। तो इसमें जो है कि चलिए हम लोग देखते हैं पहला फर्स्ट जो है कि बैकग्राउंड में देखिए हम क्या बोले थे कि 1857 में मेन इसका इसी पॉइंट है। 1857 में जो है कि इंडिया में ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी पे देखिए किस तरह से वो एक्सप्लॉइटिंग कर रहा है। तो जिसकी वजह से 1857 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। इस रिवॉल्यूशन के बाद तुरंत जो है कि ब्रिटिश हटा दिया गया यहाँ से और उसका रूल चला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से। क्राउन डायरेक्ट यहाँ पे रूल कर रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि अब क्राउन को ये फील होने लगा कि अगर हमको इंडिया में अच्छे से रूल करना क्या ज़रूरत है तो सबसे पहले वहाँ के
अच्छा अच्छा फैसिलिटी देंगे, वहाँ के लोगों को अपना नियम में, लॉ मेकिंग सब में जब तक उसका सहयोग नहीं लेंगे तब तक अच्छे से अब रूल रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपली इसका बैकग्राउंड में हो जाएगा ओवर एक्सप्लॉइटिंग सोल्जर, रिलीजियस बेटर पे उसको इंटरफेयर करता था, एक्सेस टेयर टैक्स इंप्लीमेंट होता था, लैप्स ऑफ पार्लियामेंट्री के द्वारा ये सब जो है कि डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था सोसाइटी में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये बैकग्राउंड देख लिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया था एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, जैसे कि आपको मालूम था कि 1774 में, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेते हुए जाएंगे तब इजी वे में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर के लिए था और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। तो हुआ क्या था कि इसमें जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट GOI जब पास हुआ था तो ये दोनों को क्या किया, इसको डिसॉल्व करके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। और पहला कौन था? लॉर्ड स्टैनली। और ये जो था एक्चुअली वहाँ का जो कैबिनेट था वो एक मिनिस्टर होता था। इसमें 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी होता था जो कि इसको अच्छे से चला सके। और यही GOI के समय ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के समय में ही गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया वाइसराय से। इस तरह से फर्स्ट जो वाइसराय था ये देखिए लॉर्ड एरविन। हालांकि देखिए ये ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटेन में रहता था तो इसका जो इंडिया में ब्रिटेन से, चूँकि वहाँ से रूल रेगुलेशन हो नहीं सकता था, जब ब्रिटेन से रूल रेगुलेशन नहीं हो सकता था तो इंडिया में गवर्नमेंट को रन करने के लिए यहाँ पे एक वाइसराय नॉमिनेट किया गया था। अब देखिए इस वाइसराय में क्या था, यहाँ से चेंजिंग हुआ था। इसका जो काउंसिल मेंबर होता है, काउंसिल मेंबर में यहाँ पे 4 मेंबर था पहले से, लेकिन 1861 का जो ये इंडिया काउंसिल एक्ट आया था तो इसमें क्या हो गया कि सबको अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया था। मतलब हो गया कि सबका अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे बना दिया। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था मिलिट्री, रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, ये सब क्या किया कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, इसमें से एक और बॉडीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, PWD को। कौन किया था? ये वाइसराय ही किया था। ठीक है, तो यही चेंजिंग हुआ था इस जगह इस समय में कि सभी को अपना अपना पोर्टफोलियो दे दिया गया था, मतलब डिपार्टमेंट बना दिया गया था। कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेवेन्यू मिनिस्टर होगा, लॉ मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से वाइसराय में का जो मेंबर था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4+1 यानी कि इसमें आपका टोटल 6 मेंबर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक चेंजिंग किया गया था। उसके बाद दूसरा चेंजिंग यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये जो वाइसराय था, वाइसराय एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव किसका है? ब्रिटेन का यहाँ से। अब इंडिया में कोई भी रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उसको बार बार यहाँ से पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया, ये इस एक्ट के अंतर्गत एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस का पावर इसको मिल गया जो कि वैलिडिटी होता था उसका 6 मंथ। वो अभी भी कंटिन्यू है, आप देख रहे होंगे। तो ये ऑर्डिनेंस का जो था पावर इसको मिल गया था, किसको? जी हाँ, वाइसराय को 6 मंथ के लिए वैलिड था। ठीक है, तो यही इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था, चेंजिंग किया गया था। अब चलिए दूसरा देखते हैं क्या हम लोग का है। जैसे कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव। सेंट्रल लेजिस्लेटिव से क्या चेंजिंग किया गया था। ये आ गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। देखिए सेंट्रल में क्या हो गया, मतलब ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल में देखिए ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो GGI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, इसको 58 में ही रिप्लेस कर दिया गया था वाइसराय से। तो देखिए ये तो था, इसका मेंबर था कितना? एक काउंसिल मेंबर होता था और एक कमांडर इन चीफ। ये टोटली 6 सदस्य होता था, 6 मेंबर होता था। और 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट में ही यह लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब इसमें कौन कौन था? CGI कलकत्ता का, अदर जज होता था, बंगाल का मेंबर होता था और मद्रास होता था। मतलब एक तरह से ये जो था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो चुका था। तो आखिर ये देखिए ये जो प्रावधान था ये पहले था, ठीक है, लेकिन जब ये 1861 का लाया गया था तो इसमें क्या किया गया, डायरेक्ट यहाँ पे चेंजिंग कर दिया। क्या चेंजिंग हुआ? तो ये जो देख रहे हैं काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इसको डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया गया। और खत्म करने के बाद इसमें एक नया, मतलब इसी की जगह एक तरह से कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह पे ही एक एडिशनल मेंबर को लाया गया। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट हुआ जिस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ, उसी तरह ये एडिशनल मेंबर आया है।
इसी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही। अब इसमें दो तरह का सदस्य होता था, एक था ऑफिशियल और एक था नॉन ऑफिशियल, ठीक है। जो मिलिट्री वगैरह सबसे जो पोर्टफोलियो था उसका मेंबर होता था, और उसमें जो नॉर्मल जो नहीं होता था इसका मेंबर था। और देखिए यहाँ पे जो है कि इसमें नॉमिनेट होता था, इसका मेंबर जो होता था वह नॉमिनेट होता था, ध्यान दीजिएगा। एडिशनल मेंबर का जो सदस्य होता था वो नॉमिनेट करता था, कौन करता था, ये गवर्नमेंट सॉरी वाइसराय से करता था, ठीक है। इसमें यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी था। इंडियन सबको देखिए, इसमें जो सबसे फर्स्ट में जो नॉमिनेट किया था वो नॉन ऑफिशियल में किया था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, ये सबको पहली बार जो है कि इसमें नॉमिनेट किया गया था। देखिए अभी भी इसमें सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, और नॉमिनेट कौन करता था इसमें, वाइसराय। तो स्वाभाविक है ये वाइसराय अपना ही आदमी को करेगा। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इसमें किसी भी इंडियन को अलाउ नहीं होता, तो उसमें मतलब अभी भी एंट्री नहीं मिला। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में यही चेंजिंग किया गया कि एक काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करके एडिशनल मेंबर का नया पोस्ट आया। तो यह था सेंट्रल लेजिस्लेटिव में चेंजिंग हुआ। तो नेक्स्ट जो है कि प्रोविंशियल स्टेट, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में देखते हैं कि क्या सब चेंजिंग हुआ है। इसमें भी बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है। वो क्या था, देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या किया कि आपको मालूम होगा कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये सब जो प्रोविंशियल स्टेट था इसको चार्टर एक्ट 1803 के तहत खत्म कर दिया गया था। इसको कोई भी लॉ मेकिंग वैसा नहीं बनाना था, लेकिन फिर से इसको पावर दे दिया गया, इसको फिर से पावर दे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गया स्टार्ट। तो ये सब इसमें फैसिलिटी में किया गया था। तो ये जो है कि इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए। इसका पीपीटी हम नंबर दे दिए हैं पीडीएफ में, आप उसका बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे थे, हु अमंग दिस वेयर द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविजन बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसमें यहाँ तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, which one of the following act of British Indian stated the viceroy authority of his executive council by setting portfolio or department system for cooperating function। जी हाँ, ये रहेगा काउंसिल एक्ट 1861। इसी के समय में जो है कि सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया था, सबका अलग अलग पोर्टफोलियो बना हुआ था, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको क्विक हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो था टॉपिक क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें कुछ सेगमेंट बना करके हम लोग इसको डील करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट इसका बैकग्राउंड, और सेकेंड इसका एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड सेंट्रल लेजिस्लेचर, और फोर्थ जो है कि प्रोविंशियल स्टेट। तो इसमें देखिए इसका कॉज क्या था, बैकग्राउंड मतलब अच्छे से गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने के लिए इंडियन का रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ओवर एक्सप्लॉइटिंग हुआ था। सो जो हर सोसाइटी का हर डिपार्टमेंट को यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि वो डिस्ट्रॉय किया था। तो जिसके रिगार्डिंग में जो अब उसको अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए समय समय पर इसमें बदलाव किया गया था, जिसमें कि 1861 लाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजिंग हुआ था, ये तो पहले कहीं हम लोग 58 में जो पढ़े थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दोनों को डिसॉल्व करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था, जिसका कि जो कंट्रोल था फर्स्ट मेंबर था लॉर्ड स्टैनली था, यह कैबिनेट मिनिस्टर का मेंबर होता था, और इसमें 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी होता था, ठीक है। क्योंकि ये ऑपरेट करता था कहाँ से, ब्रिटेन से। उसका जो एजेंट कर सकते हैं इंडिया में कौन था, वाइसराय। वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें 4 मेंबर ही पहले होता था, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी था पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले एडवाइजरी बॉडी था। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया गया, पोर्टफोलियो बना दिया, जैसे मिलिट्री, रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, ठीक है। इसमें एक और मेंबर को पीडब्ल्यूडी को एड किया गया था। इस तरह से इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसमें टोटल 6 मेंबर इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में क्या चेंजिंग किया गया था, देखिए जैसे कि एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे वाइसराय, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, और उसका एक कमांडर इन चीफ था। तो हुआ क्या कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, एडिशनल मेंबर से। एडिशनल मेंबर से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब इसमें 2 सेगमेंट आ गया, ऑफिशियल और एक था नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में ही वाइसराय जो है कि नॉमिनेट किया था तीन इंडियन को। पहला था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और सर दिनकर राव, ये तीनों को फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया गया था। तो अब देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या गया था, इसमें प्रावधान था कि मद्रास, बम्बे, बंगाल, ये सबको चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ये कोई रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो दोस्तों ये था हम लोग का जो सेगमेंट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें हम लोग देखें, अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए सभी जगह, ताकि सभी को बेनिफिट हो। और नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसमें जल्दी वीडियो में इसको अपलोड कर देते हैं और देखेंगे इसको पीडीएफ में कि क्या सब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। थैंक यू।